आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि 1-2 साल का बच्चा पूरे घर में बिना थके पूरी स्पीड से दौड़ तो सकता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसे एक छोटा सा बिस्किट उंगलियों से पकड़ने को दें तो वो उसे ठीक से पकड़ नहीं पाता और गिरा देता है। मतलब भागना आसान है पर पकड़ना मुश्किल। हाँ, भागने जैसी मुश्किल चीज वो आसानी से कर लेता है, लेकिन एक छोटी सी चीज पकड़ना उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। ये विरोधाभास देखने में बहुत ही अजीब लगता है, पर असल में ये इंसान के विकसित होने के सबसे कड़े नियमों में से एक को दर्शाता है। बिल्कुल। और आज हम उसी प्रक्रिया को डिकोड कर रहे हैं जिसे हम आम भाषा में विकास कहते हैं। सही कहा। आज हम इस डीप डाइव में शैक्षिक मूल्यांकनों और बाल मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बहुत ही विस्तृत दस्तावेजों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इंसान कैसे बढ़ता है, बल्कि ये समझना है कि उस बढ़ने के पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है। और ये समझना भी कि हमारे निर्माण में हमारे जीन्स और हमारे पर्यावरण का कितना हाथ होता है। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानव स्वभाव और विकास की नींव को समझना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले शब्द है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही हल्के में इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, अक्सर लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही बात मान लेते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू मान लेते हैं, लेकिन हमारे स्रोत सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो फिर इन दोनों में असली फर्क क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही तकनीकी अंतर है। वृद्धि यानी ग्रोथ केवल मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब जिसे नापा जा सके? हाँ, ये संरचनात्मक होती है, जैसे बच्चे का अचानक लंबा हो जाना, जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। आप इसे इंच या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। अच्छा, और ये एक समय के बाद रुक जाती है? होता है। गुणात्मक मतलब उसकी क्वालिटी में बदलाव आना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कभी भी असतत या रुक रुक कर नहीं होता। ये जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि शरीर की वृद्धि सिर्फ हमारा हार्डवेयर अपग्रेड होना है? हार्डवेयर अपग्रेड, हाँ, कह सकते हैं। जैसे फोन की स्क्रीन बड़ी हो जाना या बैटरी की क्षमता बढ़ जाना, लेकिन विकास हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का लगातार अपडेट होना है, जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट को जब स्रोत संचयी कहते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपका आज का अपडेट आपके कल के अपडेट पर आधारित है। मतलब जो कल सीखा वो आज में जुड़ गया। आप और स्रोत कह रहे हैं कि विकास निरंतर होता है, कभी अचानक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल निरंतर है। लेकिन अगर हम किशोरों या टीनेजर्स को देखें, तो ऐसा लगता है कि वे रातों रात एक पूरी तरह से अलग और चिड़चिड़े इंसान में बदल गए हैं। हाँ, ये तो है। माता पिता तो यही कहते हैं कि कल तक तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, आज अचानक इसे क्या हो गया। तो ये प्रक्रिया निरंतर कैसे हुई? ये तो बिल्कुल असतत लगती है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में भले ही ये अचानक लगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो असल में क्या हो रहा होता है? जिसे हम रातों रात आया बदलाव समझते हैं, वो असल में सालों से बैकग्राउंड में चल रही हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। अच्छा, मतलब अंदर ही अंदर काम चल रहा था। हाँ, जैसे पानी जब 99 डिग्री तक उबलता है, तो वो अचानक भाप नहीं बनता, वो एक संचयी प्रक्रिया का हिस्सा है। समझ गया। उसी तरह बचपन के अनुभव और शारीरिक बदलाव धीरे धीरे जमा होते हैं और फिर एक दिन व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मतलब बैकग्राउंड में कोड लगातार लिखा जा रहा था, बस वो ऐप आज लॉन्च हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना गहरा है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक और पुरानी बहस सामने आती है। कौन सी बहस? इस पूरी प्रक्रिया का मास्टरमाइंड कौन है? ये कोड लिख कौन रहा है? क्या ये हमारे जीन्स में पहले से लिखा हुआ है, या हमारे आसपास का माहौल इसे निर्देशित कर रहा है, जिसे हम प्रकृति बनाम पोषण कहते हैं? हाँ, नेचर वर्सेस नर्चर। मनोविज्ञान की ये सबसे जटिल और लंबी बहस है। हमारे स्रोत इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प परिदृश्य सामने रखते हैं। अच्छा, कैसा परिदृश्य? मान लीजिए एक बच्चा अत्यंत गरीब और वंचित पृष्ठभूमि से आता है। उसके पास कोई खास सुविधा नहीं है। ठीक है। लेकिन वो स्कूल में शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन करता है। अब लोग अक्सर इस पर बहस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या उसके जीन्स इतने मजबूत थे, या
उसके आसपास के किसी खास माहौल ने उसे प्रेरित किया। तो क्या ये माना जाए कि एक बेहतरीन माहौल एक कमजोर जेनेटिक शुरुआत को पूरी तरह से पलट सकता है? पलट सकता है। हाँ, मतलब अगर हम किसी को सबसे अच्छी किताबें और बेहतरीन शिक्षक दें, तो क्या उसके जीन्स का कोई मतलब नहीं रह जाता? यहीं पे हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। हमें पोषण या माहौल की ताकत को जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर सच्चाई क्या है? स्रोत हमें बताते हैं कि प्रकृति और पोषण अलग-अलग काम नहीं करते हैं। वे आपस में गहराई से अंतरक्रिया यानी इंटरैक्शन करते हैं। ये इंटरेक्शन असल में कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, आपके जीन्स विकास की एक सीमा तय करते हैं, मतलब एक छत तय कर देते हैं। एक लिमिट सेट कर देते हैं। हाँ, मान लीजिए आप एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते को दुनिया का सबसे बेहतरीन माहौल दें, उसे सबसे अच्छे स्कूल में भेजें, तो क्या वो हिंदी बोलना सीख पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जेनेटिक संरचना में वो क्षमता ही नहीं है। प्रकृति बाउंड्री लाइन खींचती है, समझ रहा हूँ। लेकिन उस बाउंड्री के अंदर आप कहाँ तक पहुँचेंगे, ये पूरी तरह से आपके पर्यावरण, आपके पोषण और आपके अवसरों पर निर्भर करता है। ओ, मतलब प्रकृति आपको कैनवस और रंग देती है, लेकिन आप पेंटिंग कैसी बनाएंगे ये आपका माहौल तय करता है। एकदम सटीक। और इसीलिए स्रोत में एक ऐसे शिक्षक का उदाहरण दिया गया है जो एक बड़ी गलती करता है। कैसी गलती? शिक्षक ये मानता है कि किसी बच्चे में चलने, बोलने या सामाजिक व्यवहार में जो देरी हो रही है, उसका कारण केवल और केवल आनुवंशिकता है। मतलब वो सारा दोष जीन्स पे डाल देता है। हाँ, वो सोचता है कि पोषण, स्वास्थ्य या पारिवारिक वातावरण का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। ये तो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गई। और दस्तावेज भी यही स्पष्ट करते हैं। ये शिक्षक का तर्क पूरी तरह से गलत है। कई बार लोग अपनी कमियों को या सिस्टम की विफलताओं को छिपाने के लिए जीन्स का बहाना बनाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर पर्यावरण सही नहीं है, तो बेहतरीन जेनेटिक क्षमता वाला बच्चा भी कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर पर्यावरण इस सॉफ्टवेयर को इतनी तेजी से अपडेट कर रहा है, तो हमारा शरीर यानी हमारा हार्डवेयर इस तेज रफ्तार के साथ तालमेल कैसे बिठाता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि दिमाग शायद बहुत कुछ करना चाहता हो, लेकिन अगर शरीर साथ ना दे तो विकास तो अधूरा रह जाएगा ना। यहीं पर हमारे भौतिक विकास का एक बहुत ही सख्त ब्लूप्रिंट काम आता है। शरीर के विकसित होने की यांत्रिकी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये तो बहुत ही भारी भरकम अकादमिक शब्द लग रहा है। हाँ, थोड़ा भारी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे सरल करें तो इसका मतलब है कि शरीर का विकास हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू एक्सट्रीम्स। केंद्र से बाहर की ओर मतलब? यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर हमारी उंगलियों के पोरों तक। अच्छा, तो क्या इसी वजह से छोटे बच्चे शुरुआत में इतने बेढंगे लगते हैं? हाँ, काफी हद तक। अगर मैं मजाकिया अंदाज में कहूं तो क्या बच्चे उन सस्ते रिमोट कंट्रोल कारों की तरह होते हैं जिनका इंजन तो काम कर रहा है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील का टायरों से कोई कनेक्शन ही नहीं है? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। तो असल में क्या होता है उनके शरीर में? शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले उन बड़ी मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। जैसे हमारा धाड़ या टॉर्सो। शिशु सबसे पहले अपना धाड़ हिलाना और उसे संभालना सीखते हैं। उसके बहुत बाद जाकर वे अपने हाथ और पैर चलाना सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में जो मैंने बिस्कुट और भागने वाला उदाहरण दिया था, वो इसी सिद्धांत का नतीजा है। 100%। भागना एक स्थूल कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल है, क्योंकि इसमें पैरों और जांघों की बड़ी मांसपेशियां इस्तेमाल होती हैं, जो केंद्र के करीब हैं। हाँ, और जल्दी विकसित होती हैं। लेकिन एक कागज को कैंची से गोल काटना, सुई में धागा डालना या उंगलियों से छोटा सा बिस्किट पकड़ना, इस सूक्ष्म कौशल या फाइन मोटर स्किल्स हैं। यानी शरीर के बड़े पहिए पहले घूमना शुरू करते हैं और बारीक गियर्स को सेट होने में समय लगता है। बिल्कुल। और जब ये गियर सेट हो रहे होते हैं, तब एक और सिद्धांत काम करता है, जिसे स्रोत एकीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। एकीकरण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इंसान पहले अलग अलग विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करना सीखता है और बाद में उन सभी को मिलाकर एक पूरा काम करना सीखता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना। हाँ, साइकिल चलाने में आपको पेडल भी मारना है, हैंडल भी सीधा रखना है,
ब्रेक पर भी उंगली रखनी है और सामने सड़क पर भी देखना है। बिल्कुल, ये सभी अलग अलग ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं। बच्चा पहले इन्हें अलग अलग सीखता है। और फिर एकीकरण। हाँ, जब एकीकरण का सिद्धांत लागू होता है तो उसका दिमाग इन सभी कौशल को एक साथ सिंक कर देता है और वो फर्राटे से साइकिल चलाने लगता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है यार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेहतरीन तालमेल। लेकिन चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरूर। जब शरीर एक बार अपने गियर्स को काबू करना सीख जाता है, तब इंसान के अंदरूनी संसार का क्या होता है? उसका दिमाग, उसकी भावनाएं, उसकी सोचने की प्रक्रिया, ये सब कैसे विकसित होता है? मानसिक और संज्ञानात्मक विकास वो क्षेत्र है जहां इंसान बाकी सभी जीवों से बहुत आगे निकल जाता है। हाँ, वो तो है। यही वो जगह है जहां एक बच्चा तर्क करना, कल्पना करना, यादें बनाना और समस्याओं को सुलझाना सीखता है। और भावनाओं का क्या? जब बात भावनाओं की आती है तो हमारे अध्ययन दस्तावेज में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी दी गई है जो आंखें खोलने वाली है। हाँ, वो वैभव और ललित वाली कहानी। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। परिदृश्य कुछ ऐसा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खेल के दौरान बहुत जोश है और उसी जोश में वैभव ने ललित को बहुत जोर से धक्का दे दिया। ठीक है। अब सामान्य तौर पर अगर किसी बच्चे को धक्का लगे और वो गिर जाए तो हम क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि वो रोने लगेगा, शिकायत करेगा या शायद वापस वैभव को मारेगा। एक आम धारणा यही है कि शारीरिक दर्द होने पर बच्चा तुरंत प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ललित ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, वो उठा और वापस खेलने लगा। तो ये क्या है? क्या ललित डरपोक था या उसे दर्द महसूस नहीं हुआ? नहीं, वो डरा हुआ नहीं था। यही वो जगह है जहां पारस्परिक कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स और भावनात्मक परिपक्वता का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अच्छा, तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ललित ने गुस्सा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने स्थिति के संदर्भ को समझ लिया था। संदर्भ को? हाँ, वो जानता था कि ये धक्का खेल का हिस्सा था। ये कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं था। अरे वाह, ये सच में बहुत गहरी बात है। यानी ललित का गुस्सा ना करना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी हाईटेक भावनात्मक समझ है। बिल्कुल। उसने सिर्फ अपने घुटने के दर्द को महसूस नहीं किया, बल्कि उसने वैभव के दिमाग को पढ़ लिया। उसने इंटेंशन यानी इरादे को डिकोड कर लिया। सही कहा आपने। उसने अपनी स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया को अपने तार्किक दिमाग से रोक लिया। ये समझना कि सामने वाले का इरादा क्या था, ये सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक बहुत ही उच्च स्तर है। वाकई। और ये हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, क्योंकि अगर ललित इतना परिपक्व था तो जरूरी नहीं कि वैभव भी उसी उम्र में उतना ही परिपक्व हो। एकदम से। और अध्ययन सामग्री में एक क्लासरूम का उदाहरण भी है जहां ये व्यक्तिगत भिन्नता साफ दिखाई देती है। क्या है वो उदाहरण? एक शिक्षक नोटिस करता है कि क्लास में कुछ बच्चे किसी गणित की पहेली को तुरंत हल कर लेते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई चीज पढ़कर समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप उन्हें वही चीज बोलकर सुना दें तो वे तुरंत समझ जाते हैं। और कुछ और भी अलग होंगे? हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें विजुअल यानी दृश्य उदाहरणों या डायग्राम्स की जरूरत होती है। तो ये बात तो हमारी पूरी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कैसे? अगर हर बच्चे का ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है, कोई ऑडिटरी है, कोई विजुअल है, तो हम पूरी क्लास को एक ही लाठी से कैसे हाँक सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये हर उस जगह लागू होता है जहां इंसान काम करते हैं। ऑफिस में भी? हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि जो तरीका मेरे लिए काम कर रहा है वही सबके लिए काम करेगा, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं का ये सिद्धांत बताता है कि एक आकार सभी के लिए फिट नहीं हो सकता। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये तो मानव स्वभाव की असली विविधता है। लेकिन इस पूरी शानदार और जटिल विकास प्रक्रिया में एक बहुत ही नाजुक पहलू भी है। कौन सा पहलू? अगर ये सारा ब्लूप्रिंट इतना ही सटीक है तो क्या होता है जब शुरुआत में ही इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा वायरस आ जाए? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आप शुरुआती प्रभावों और विकास की बाधाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कुपोषण के प्रभाव पर बात करते हैं। दस्तावेज में एक धारणा को पूरी तरह से खारिज किया गया है। जी हाँ, कुपोषण को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन में कुपोषित रह गया तो कोई बात नहीं, जब वो बड़ा होगा तो उसे अच्छा खाना खिलाकर सब ठीक कर देंगे। यह सबसे खतरनाक गलतफहमी है जिसे अध्ययन सामग्री ने तोड़ा है। तो असली नुकसान क्या होता है? कुपोषण केवल शरीर का दुबला होना नहीं है, यह मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है।
एक कुपोषित बच्चा संज्ञानात्मक रूप से सीखने में असमर्थ हो सकता है। और क्या हम इसे बाद में ठीक नहीं कर सकते? विज्ञान के अनुसार यह पूरी तरह गलत है। यह मानना कि बचपन की इस गंभीर कमी के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल असंभव है। जो न्यूरल कनेक्शंस शुरुआती सालों में नहीं बने, उन्हें बाद में बनाना लगभग असंभव होता है। बाप रे! यानी अगर नींव ही कमजोर रह गई तो बाद में आप उस पर कितनी भी अच्छी ईंटें लगा लें, इमारत कमजोरी रहेगी। बिल्कुल। और सिर्फ शारीरिक पोषण ही नहीं, मनोवैज्ञानिक पोषण भी उतना ही जरूरी है। दस्तावेज संवेदनशील अवधियों या सेंसिटिव पीरियड्स की बात करते हैं। संवेदनशील अवधि? ये वो समय है जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया से सबसे तेजी से सीख रहा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत में वो उदाहरण था जहां एक बच्चा स्कूल में बहुत ही अनुचित और खराब भाषा का प्रयोग कर रहा था। हाँ, जब शिक्षक ने इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की और माता-पिता से बात की, तो क्या पता चला? क्या पता चला? पता चला कि बच्चा ये सारी भाषा अपने ही घर से अपने माता-पिता की नकल करके सीख रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन संवेदनशील चरणों में बच्चे एक हमेशा ऑन रहने वाले 4K रिकॉर्डिंग कैमरे की तरह होते हैं? एक 4K कैमरा? हाँ, एक ऐसा कैमरा जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। वे बड़ों की हर सही और गलत हरकत, उनके शब्द, उनके झगड़ों को बिना एडिट किए फुल हाई डेफिनेशन में अपनी हार्ड ड्राइव पर सेव कर रहे होते हैं। ये रूपक बिल्कुल सटीक है। वे लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिना समझे कि क्या सही है? हाँ, उन्हें उस समय नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। वे बस अपने रोल मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? समस्या ये है कि इस संवेदनशील अवधि में जो डेटा एक बार हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है, उसे बाद में डिलीट करना या अनलर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहती है ना, ये समाज के गहरे नियमों को भी रिकॉर्ड करती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं मध्य बचपन के दौरान जब सामाजिक विकास हो रहा होता है तो लैंगिक भूमिकाएं यानी जेंडर रोल्स बहुत हावी होने लगती हैं। हाँ, ये देखा गया है कि लड़कियां अक्सर पारस्परिक संबंधों और पारिवारिक रिश्तों को बहुत अधिक महत्व देने लगती हैं, जबकि लड़के सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल प्रेस्टीज और लीडरशिप की ओर भागते हैं। लेकिन ये कोई प्राकृतिक नियम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उसी 4K कैमरे की रिकॉर्डिंग का नतीजा है। समाज ने, विज्ञापनों ने, कहानियों ने उनके आसपास ऐसा माहौल बना दिया है कि वो अनजाने में उन भूमिकाओं को अपना रहे हैं। बिल्कुल। ये पर्यावरण की उस अनदेखी ताकत को साबित करता है जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी। ये पर्यावरण ही है जो उन संवेदनशील अवधियों में इंसान के सोचने के तरीके को एक खास सांचे में ढाल रहा है। यार, ये सब सच में बहुत गहरा है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए। हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है, हमारे हार्डवेयर का अपग्रेड होना, लेकिन विकास वो हमारे पूरे जीवन भर चलने वाला एक जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट है जो कभी नहीं रुकता। और हमने ये भी डिकोड किया कि कैसे प्रकृति एक ब्लूप्रिंट देती है लेकिन पर्यावरण उसे आकार देता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, शरीर का विकास केंद्र से उंगलियों तक होता है। शरीर पहले स्थूल कौशल सीखता है और फिर सूक्ष्म कौशल। हाँ, और हमने ललित के उदाहरण से समझा कि भावनाएं सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, वे संदर्भ को समझने की एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है। ये सारी समझ सिर्फ एक अकादमिक सिद्धांत नहीं है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका वास्तविक जीवन में बहुत गहरा उपयोग है। बिल्कुल। चाहे आप एक माता पिता हों जो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, या एक टीम लीडर हो जो अपनी टीम के अलग अलग लोगों से परेशान है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना जरूरी है। हाँ, मानव विकास के इन नियमों और हर इंसान के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने से हमारे अंदर एक गहरी सहानुभूति पैदा होती है। हम लोगों को सिर्फ उनके बाहरी व्यवहार से जज नहीं करते, बल्कि हम उनके पीछे के संदर्भ और उनके निर्माण की कहानी को समझने लगते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरह से काम कर रहा है वो